नमस्कार दोस्तों, हिंदी विद ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी के बारे में पढ़ा और आज हम उनकी कविताओं को पाठ करेंगे और उनका व्याख्या करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कविता नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना धवल, अपलक अनंत निरव भूतल, शैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख में दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा निलंबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कविता का परिचय हम जान लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या भाव रखते हैं। नौका विहार कविता कवि पंत की सर्वश्रेष्ठ कविता है, जिसकी रचना सन 1932 ईस्वी में हुई थी। इस कविता को छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि रचना में भी माना जाता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के विविध चित्रों को सृष्टि करते हुए सर्वात्मवादी दर्शन के अनुसार ससीम की असीम के प्रति जिज्ञासा, परिवर्तनशील संसार में नृत्य और वास्तविक जगत को पाने की आकांक्षा तथा चिंतन और अनुभूति से सत्य का साक्षात्कार होने के पश्चात उत्पन्न होने वाले आशावाद, उल्लास आदि का सुंदर वर्णन किया है। पंक्तियों को हमने पढ़ लिया था। प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने गंगा का मानवीकरण करते हुए प्रेम सौंदर्य की पावनता का वर्णन किया है। व्याख्या। रात्रि का समय था, संपूर्ण वातावरण शांत था, चंद्रमा की श्वेत चांदनी चारों ओर छिटकी हुई थी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश अपने अपलक नयनों से धरती के सौंदर्य को देख रहा हो और धरती शांत हृदय से आकाश की अनंतता और सौंदर्य को देखने में निमग्न है। ऐसे समय में कवि ग्रीष्म ऋतु के कारण क्षीणकाय शरीर को बालों के विस्तार में बहते हुए देखते हुए कहता है कि उसका शुभ स्वरूप ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई कोमलांगी युवती दूध जैसे श्वेत सैया पर थकावट के कारण चूर होकर निढाल पड़ी हुई हो। यह गंगा तपस्विनी युवती के समान निर्मल है। गंगा में प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा तथा चांदनी के कारण उसमें प्रकाशमान किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो तपस्विनी चंद्रमा के समान सुंदर मुख को अपनी कोमल हथेलियों पर टिकाए हुए हैं, जिसके कारण उसके कोमल हाथ भी दीप्त हो रहे हैं। गंगा की लहरों इस प्रकार क्रीड़ा कर रही है मानो तपस्विनी बाला के हृदय पर कोमल कुतंक बिखर गए हों। नीलिमा से युक्त आकाश का प्रतिबिंब गंगा की लहरों में हिलता हुआ हुम्पा ऐसा प्रतीत होता है जैसे चमकीले तारागणों से युक्त नीला वस्त्र तपस्विनी बाला के गौरववर्ण शरीर पर लहरा रहा हो। जिस प्रकार चंद्रमा के कोमल प्रकाश से युक्त लहरें किनारे के समीप गोलाकार होकर एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार ये लहरें नायिका की साड़ी की सिकुड़न के समान दृष्टिगत होता है। विशेष प्रकृति का वर्णन वातावरण के रूप में हुआ है। अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, सांगरूपक, श्लेष, पुनरुक्ति। दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की स्मृति सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरिणी हंसनी सी सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चल, प्रमण पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। दूसरी पंक्ति की व्याख्या। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए आसपास के दृश्य का चित्र उपस्थित किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि चांदनी रात का पहला प्रहर था। हम नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े। उस समय दूर दूर तक फैली हुई रेत की चांदनी में रंगी हुई थी। उसमें बहती हुई गंगा ऐसी लगती थी जैसे मुस्कुराती अग्र खिली सीपमय मोती
की कांति चमक रही हो। संपूर्ण वातावरण ज्योत्सना के कारण मुस्कुराता सा दिख पड़ता था। नौका के लंगर खोल दिए गए थे। धीरे धीरे वायु के वेग के कारण पाल लहराने लगा और छोटी सी नौका हंसिनी के समान अपने श्वेत पंखों को फैलाकर जल विहार करने में संलग्न हो गई। जैसे जैसे नौका आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दूर होते गए किनारे का जल स्थिर दिख पड़ता था। वह स्थिर जल में प्रतिबिंबित होते हुए किनारे क्षण भर के लिए दोहरे ऊंचे दिखाई पड़ते थे। गंगा के किनारे पर स्वस्थित काला कांकर का राजभवन था, जिसका प्रतिबिंब जल पर पड़ा रहा था, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह शांत और प्रसन्न मुद्रा में जल पर सो रहा हो और अपने वैभव के स्वर्णिम सपनों में खोया हुआ हो। विशेष प्रस्तुत अवतरण में पंत जी की प्रकृति प्रेम की भावना परिलक्षित है। गद्यात्मकता और संगीतात्मकता है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक तथा मानवीकरण। तीसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। नौका में उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों के निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनको लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरों लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हले कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तीसरी पंक्ति की व्याख्या। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्राकृतिक उपकरणों में सौंदर्य के साथ साथ प्रेम भावना का चित्रण भी किया है। व्याख्या। तारों से युक्त आकाश की परछाई गंगा के शांत जल में पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे तारे अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ कर जल के हृदय में प्रकाश भरकर कुछ खोज रहे हों। यह भी कल्पना उठती है मानो लहरें अपने अंचल में उन तारों के लघु द्वीपों को छिपाकर इधर उधर लुक छिप रही हो। किंतु हमारी नाव के चलते ही गंगा का शांत जल हिलने लगा, जिसके कारण समूचा आकाश डगमगा उठा। सामने की दिशा में शुक्र की उज्जवल और शुभ छाया जल में पड़ने लगी। जल में तैरती हुई वह छाया किसी परी से कम नहीं दिखती थी। जिस प्रकार मुग्धा नायिका घूंघट में से आधा मुख प्रकट करती है और लज्जा एवं संकोच के कारण आधा मुख छिपा लेती है, उसी प्रकार गंगा जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा कभी दिखाई पड़ जाता था और कभी लहरों के चांचल्य के कारण छिप जाता था। विशेष कवि की बिंब योजना अत्यंत सुंदर है। अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा। चौथी पंक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। व्याख्या पर ध्यान देंगे। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में कवि ने संपूर्ण प्रकृति पर चेतना का आरोप करते हुए अपने प्रेम की व्यापकता का चित्रण किया है। व्याख्या। अब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंच गई। चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित गंगा के वो दोनों किनारे हमसे बहुत पीछे छूट गए। दूर दृष्टि दौड़ाने पर गंगा की वह धारा दिखाई नहीं पड़ रही थी, कारण गंगा के दोनों किनारे बहुत पास सिमट गए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे दोनों किनारे दो बाहें हो जो अपनी प्रेयसी गंगा को आलिंगनबद्ध करने के लिए तत्पर है। दूर का आकाश ऐसा लगता है मानो उसने अपने नेत्र खोले हुए हों। क्षितिज पर जो वृक्षावली दृष्टिगत हो रही है वह ऐसी जान पड़ती है मानो उसकी टेढ़ी भौं की रेखा हो। धारा के बीच में एक द्वीप है, वह इस प्रकार निर्द्वंद है जैसे माँ के हृदय पर शिशु निश्चित होकर सो जाता है। गंगा की लहरें तीव्रता के साथ उसमें टकरा कर वापस लौट आती है। यह देखो
कौन उड़ा? यह तो पक्षी है, चकवाक तो नहीं है, जो जल में प्रतिबिंबित छाया को चकवी मानकर अपने शोक को हल्का करने के लिए बोल रहा हो और मिलने के लिए उतावला हो गया हो। विशेष प्रकृति का चित्रण मानवीकरण के रूप में हुआ है। विरह व्यथा का वर्णन अधिक स्वाभाविक और प्रभावी बनाने के लिए कवि ने चकवा चकवी के प्रसिद्ध कवि समय को अपना आधार बनाया है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण तथा भ्रांतिमान। 5वीं पंक्ति की ओर चलते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुत्ताफल फेन सफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों की रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं की खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ शशि सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने विपरीत धारा की ओर चलते हुए नाव का चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है, अब हमने नौका को विपरीत दिशा में मोड़ने के लिए पतवार को घुमाया, नौका विपरीत धारा की ओर चल निकली। ऐसा करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। उस समय नौका ऐसा प्रतीत होती थी जैसे वह चप्पुओं के रूप में अपने हाथों को फैलाकर चमकीली फेन रूपी मोतियों के गुच्छे भर भर कर बिखरा देती हो। चंचल लहरें बड़ी पतीली रेखाओं के समान लग रही थी, जिन पर चंद्र ज्योत्सना छिटक रही थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चांदी के सांप रेंग रहे हो। उन लहरों रूपी तापमा सैकड़ों चंद्रमा तारे पुष्पित फूलों के समान बिखर रहे हों। कवि कहता है कि अब हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ गंगा का प्रवाह उथला हो गया। उस समय एक लंबे बांस के जल की गहराई का अनुमान करते हुए हम बड़े उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े। विशेष देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण में नौका नयन का चित्रण स्वानुभूति परक होने के कारण स्वाभाविक और आकर्षक बन गया है। शब्द चित्र सुंदर बन पड़ा है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, मानवीकरण तथा रूपक। 6ठी और अंतिम पंक्ति, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे नवजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन मौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यही शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत वदान। प्रसंग देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का किया है। व्याख्या देखेंगे, कवि कहता है कि ज्यों ज्यों नौका किनारे की ओर बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मेरे मन में सैकड़ों प्रकार के विचार उभरते हैं। गंगा के प्रवाह को अबाध गति से अनादिकाल में बहता समझकर कवि का विचार और भी स्पष्ट हो जाता है। वह यह मानता है कि जिस प्रकार यह धारा संसार की गति भी उसी प्रकार की है। धारा का उद्गम होता है, तदंतर यह विकास पथ की ओर अग्रसर होती है और अंत में असीम सागर में लीन हो जाती है। गंगा के धारा के समान ही जीव की उत्पत्ति होती है, उसके जीवन का विकास होता है और अंत में उसका संगम उसकी परम सत्ता में हो जाता है। आकाश की नीलिमा, चंद्रमा का खेलना एवं छोटी छोटी लहरों की कीड़ा भी शाश्वत है। कवि आगे कहता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, तुम चिरंतर और आवागमन से मुक्त हो, जन्म और मृत्यु की सीमा से परे हो। यह जीवन रूपी नौका की क्रीड़ा शाश्वत है। शुद्ध प्रबुद्ध सत्य नित्य परमात्मा तत्व का अंश होने के कारण इसमें कोई व्यक्तिक्रम अथवा व्यवधान नहीं आता, किंतु मैं संसार में आकर यहाँ के मोहजाल अपने अज्ञान के कारण अपने अस्तित्व को भूल गया था। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, यह सब मुझे विस्मृत हो चुका था, किंतु आज गंगा में नौका विहार करते हुए मुझे जीवन की सत्यता का प्रमाण मिल गया है, जिसे पाकर मुझे अमरता का ज्ञान प्राप्त हो गया है। विशेष प्रस्तुत अवतरण में कवि ने जिस विचार की अभिव्यक्ति की है उस पर उपनिषदों के तत्व ज्ञान की स्पष्ट झलक है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास तथा रूपक। उम्मीद है आप सभी को यह कविता की व्याख्या
आपको अच्छी लगी, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।